बॉम्बे में एक हवेली है जिसमें भगवान कृष्ण का मुख्य मंदिर है। मंदिर के प्रसिद्ध पुजारियों में से एक हैं जदुनाथ महाराज उर्फ जे। हर अवसर पर जे भीड़ में से एक लड़की को उठाता है और उसे अपनी सेवा करने देता है। सेवा करने से मतलब है खुद को उसे समर्पित करना और उसके साथ संबंध बनाना। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2024 में रिलीज हुई फिल्म महाराज। ये फिल्म सिर्फ धर्म की संस्था पर ही सवाल नहीं उठाती, बल्कि उन लोगों पर भी सवाल उठाती है जो खुद को इससे ऊपर बताते हैं और खुद को भगवान समझते हैं। एक ऐसा इंसान जो आस्था के नाम पर औरतों को झूठा करता था। कहानी शुरू होती है साल 1832 गुजरात के बड़ल गांव से, जहां के कट्टर वैष्णव परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसके पिता ने उसका नाम करसन दास रखा, जो बचपन से ही काफी जिज्ञासु बच्चा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ती चली गई, जिसके चलते वो अपने पिता से तमाम सवाल किया करता। जैसे औरतें घूंघट क्यों करती हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, इसी तरह वो काफी सवाल किया करता था, लेकिन जवाब उसे संतुष्टि नहीं दे पाते। 10 साल की उम्र में करसन की माँ चल बसी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन को बॉम्बे भेज दिया उसके मामा मामी के पास। अब करसन बड़ा हो गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अखबारों के लिए आर्टिकल लिखने लगा। वो एक क्रांतिकारी सोच का इंसान है और जात पात को नहीं मानता। आज होली का दिन है। वो अपनी विधवा भाभी से कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो उन्हें पूरा रंग दे। करसन का किशोरी नाम की लड़की से सगाई हो चुकी है। वो उसे बहुत प्यार करता है। किशोरी ने कभी भी उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। वो चाहता है कि किशोरी पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही वो शादी करेंगे। किशोरी एक बहुत बड़े धर्मगुरु जे जिनका पूरा नाम जदुनाथ बृजरत्ना जी महाराज है, उन्हें बहुत मानती है। वो सबके लिए भगवान है और करसन के रंग लगाने से पहले जे उसे रंग लगाएगा, वो ऐसा कहती है। उधर हम जे को हवेली में देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा धर्मगुरु है, जिसे लोग अपना भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसे किसी भगवान की तरह ही सजाया जा रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। जिसके बाद होली का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। यहाँ किशोरी मस्त होकर नाचने लगी। जे की नजर केवल उसी के ऊपर थी। नाच गाना खत्म होते ही जे उसके पास आया और उसके सीने पर रंग लगा दिया। उसकी इस हरकत पर गुस्सा करने के बजाय किशोरी उसे प्रणाम करती है। जे उससे कहता है कि आज से तुम मेरी चरण सेवा करोगी। उसकी बात सुनकर किशोरी काफी खुश हो गई। वो अपनी माँ के साथ हवेली आई और उसकी माँ ने उसे हवेली के अंदर अकेले भेज दिया। अंदर का नजारा काफी रंगीन था। कमरे को किसी सुहाग रात की तरह सजाया गया है। वहीं दूसरी ओर करसन किशोरी को ढूंढ रहा था उसके साथ होली खेलने के लिए। जे किशोरी से कहता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें मेरी चरण सेवा का मौका मिला है। इतना कहकर वो किशोरी के नजदीक आने लगा, उसे गलत तरह से छूने लगा। किशोरी को कोई भी ऐतराज नहीं था। वहीं हवेली के द्वार पर जे का अंधभक्त गिरधर पहरा दे रहा था। वो पैसे लेकर लोगों को जे की चरण सेवा देखने का मौका भी देता है। वहीं दूसरी तरफ करसन दास को किशोरी की बहन से पता चला कि किशोरी हवेली गई है जे की चरण सेवा करने। ये सुन करसन हवेली की तरफ चला गया। वहीं खड़े एक पंडित ने जब चरण सेवा की बात सुनी, उनके फेस एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। करसन हवेली पहुंचकर गिरधर से कहता है कि उसे किशोरी से मिलना है, वो उसका मंगेतर है। गिरधर कहता है कि वो झरोखे से चरण सेवा देख सकता है। अब करसन जब ऊपर गया, वो देखता है कि बहुत से लोग झरोखे से चरण सेवा का आनंद ले रहे थे। जैसे ही करसन ने नीचे देखा, वो किशोरी को जे के ऊपर बैठा हुआ पाता है, मतलब वो इंटीमेट हो रहे थे। करसन गुस्से में हवेली के अंदर आ गया और किशोरी से कहता है कि वो क्या कर रही थी। ऊपर खड़े लोग उसे सेवा में विघ्न डालने के लिए डांटने लगे। करसन उन्हें वहाँ से भगा देता है। करसन किशोरी से पूछता है कि वो चरण सेवा के नाम पर ये क्या कर रही है। उसे घर चलने को कहता है, लेकिन किशोरी उसके साथ जाने से मना कर देती है। जे करसन से कहता है कि शायद वो भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठा है। वैसे भी जूठन हवेली का प्रसाद होता है। जिसके बाद वो उसे अपना जूठा पान खाने को देता है। करसन ने कहा कि उसे जूठन पचती नहीं, ना पान की और ना सम्मान की। इतनी भारी बात कहकर वो वहाँ से चला गया।
कार्सन काफी दुखी था। उसकी विधवा भाभी को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। अगले दिन किशोरी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्सन उसे इग्नोर कर रहा था। किशोरी बताती है कि हवेली में जो हुआ वो सेवा थी और नसीब वालों को ऐसा मौका मिलता है। कार्सन कहता है कि वो पाखंडी जे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और सही गलत का भेद जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ना कि धर्म की। और कल उसने साबित कर दिया कि उसमें बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। जे उसे अपनी जूठन कहे, इसमें किशोरी को कैसे गर्व हो सकता है। वो मंगेतर था किशोरी का, लेकिन फिर भी वो उसे अपना हाथ तक नहीं पकड़ने देती थी और जे को उसने अपना सब कुछ सौंप दिया। अब किशोरी कहती है कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया, और अगर आज कर्सन की माँ होती तो वो कर्सन की बहन को खुशी खुशी जे के पास भेजती। ये सुनकर कार्सन गुस्से में अपना हाथ उठा लेता है और कहता है कि वो उसके साथ अपनी शादी तोड़ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। किशोरी रोते हुए जे के पास आती है और बताती है कि कार्सन ने सगाई तोड़ दी है। जे उससे कहता है कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आज से तो मेरी लाडली बनकर रहोगी। वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर से एक बार दोनों इंटीमेट होते हैं। जब किशोरी की आंख खुली, वो देखती है कि कमरे में एक औरत है। वो उसे जे के बारे में पूछती है। वो औरत बताती है कि वो शयन आरती के लिए गए हैं। जे की लाडली बनकर किशोरी काफी खुश थी। जब वो बाहर आई, उसी कमरे के बाहर जे की चप्पल दिखी। उस कमरे के नजदीक जाती है और देखती है कि जे किसी लड़की को अपनी लाडली बनाने की बात कर रहा था और वो लड़की कोई और नहीं, किशोरी की बहन थी। किशोरी गुस्से में अंदर आती है और जे से कहती है कि अब उसे सब कुछ मालूम चल गया है कि तुम एक पाखंडी हो, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। कार्सन सच कहता था कि तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, सेवा के नाम पर ठगते हो, कुछ घंटों के लिए अपनी लाडली बनाकर फायदा उठाते हो लड़कियों का। जिसके बाद किशोरी अपनी बहन को लेकर चली जाती है। वो अपनी बहन को समझाती है कि हम सभी लोग बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि जे एक पाखंडी है और वो जे को वो सौंप आई जिस पर कार्सन का हक था। वही कार्सन जब अपने घर आया, उसके मामा उस पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं क्योंकि उसने किशोरी से सगाई तोड़ ली थी और वो उसकी समाज सुधार के विचारों से भी परेशान थे। वो कहते हैं कि उसकी मामी ने भी चरण सेवा दी थी हवेली में। ये सुनकर कार्सन कहता है कि उसे ये बात बताते हुए गर्व नहीं, शर्म आनी चाहिए। अब उसके क्रांतिकारी विचार सुनकर मामा जी उसे थप्पड़ मार देते हैं। मामी जी उसे किशोरी से शादी करने को कहती है, लेकिन कार्सन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब माहौल को शांत करने के लिए उसकी भाभी उसे घर से निकलने को कहती है। कार्सन घर छोड़कर चला गया। आगे हम श्याम जी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी बहन लीलावती को जे ने प्रेग्नेंट कर दिया था। श्याम जी कहता है कि आपने मेरी बहन को चरण सेवा के लिए बुलाया था और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो क्या करे? जे उसे एक डॉक्टर के पास जाने को कहता है ताकि लीलावती का अबॉर्शन करवा सके, लेकिन लीलावती ये बच्चा रखना चाहती थी, जिस पर जे उसे धतूरे के बीज से बना एक लड्डू खिला देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। हवेली के बाहर जब कार्सन श्याम जी और लीलावती को देखता है, वो उनकी मदद करने की कोशिश करने लगा। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाथ गाड़ी को लेने गया, लेकिन जब वो वापस आया तो देखता है कि श्याम जी और उसकी बहन गायब है। इस बारे में वो पंडित जी से बात करता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है। चरण सेवा के नाम पर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें धतूरे के बीज से बने हुए लड्डू खिला दिए जाते हैं, जिससे कि उनका बच्चा पेट में ही मर जाता है। पंडित जी कहते हैं कि हम तो ये सब नहीं रोक सकते, लेकिन तुम रोक सकते हो। जिसके बाद कार्सन हवेली में होने वाले कांड को अखबार में छापने के लिए दादा भाई नरौजी के पास जाता है, लेकिन वो इस आर्टिकल को छापने से मना कर देते हैं क्योंकि जे एक बहुत बड़ा आदमी है। उसके भक्तों की संख्या हजारों में थी। उससे पंगा लेना मतलब भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाना। तभी कार्सन को खबर मिली कि किशोरी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कार्सन को काफी दुख होता है। किशोरी की बहन कार्सन के पास आती है। वो कार्सन को एक लेटर देती है जो उसे कल रात किशोरी ने दिया था। उस लेटर में लिखा था कि उसे मालूम चल गया है कि जे एक पाखंडी है और वो चाहती है कि कार्सन जे से बदला ले। जिसके बाद वो जे से मिलने के लिए हवेली जाता है। जे कहता है कि उसे किशोरी की मौत का बहुत दुख है। कार्सन कहता है कि किशोरी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि जे ने उसे मारा है और अब वो उसे सजा दिलवा कर रहेगा, लेकिन जे अभी भी मुस्कुरा रहा था। कार्सन कहता है कि कैसा लगेगा अगर उसकी बीवी और बेटी को दूसरी हवेली में चरण सेवा के लिए भेजा जाए। ये सुनते ही जे बौखला गया और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की।
कार्सन पूछता है क्यों? अपनी बीवी और बेटी का नाम सुनकर उसकी चीख क्यों निकल गई? दूसरों की बहू बेटियों को झूठा करते वक्त उसे ये विचार मन में क्यों नहीं आते? वो जेजे के पाखंड को उसके भक्तों के सामने लाने की धमकी देकर चला जाता है, लेकिन किसी का भी साथ ना मिलने पर कार्सन खुद की एक प्रेस खोल लेता है और जेजे के बारे में आर्टिकल छापना शुरू कर देता है और शहर में अपने अखबारों को भेज देता है। लेकिन वो न्यूज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। उससे पहले ही जेजे के आदमी उन न्यूज पेपर्स को जेजे के पास ले आते हैं और जेजे उन पेपर्स को जलवा देता है। कार्सन के अपने खुद के स्टाफ झिंगूर चाचा ने उसके साथ धोखा किया था। अब जेजे भी कार्सन को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो अनाउंसमेंट करता है कि जब तक कार्सन उससे माफी नहीं मांग लेता तब तक हवेली और मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी पूजा नहीं होगी। अब अगले दिन सभी लोग गुस्से में कार्सन के पास आए और उसे कार्सन से माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन कार्सन एक पेड़ के नीचे उनके भगवान की फोटो रखकर कहता है कि भगवान के लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। उसकी बातों का समर्थन करने विराज नाम की एक लड़की आती है। पंडित जी आकर वहाँ सभी लोगों के साथ पूजा करते हैं। जेजे हवेली से ये सब कुछ देख रहा था। बाद में हम विराज को कार्सन की प्रेस में देखते हैं, जहां वो जॉब के लिए आई थी। कार्सन उसे बिना सैलरी के जॉब पर रख लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। विराज कार्सन से शादी करना चाहती थी, लेकिन कार्सन कहता है कि वो अपने मकसद से भटकना नहीं चाहता और विराज में पूरा दम है उसे भटकाने की। अब कार्सन एक बार फिर से जेजे के कांड पर लेख लिखता है और अखबार शहर भिजवा देता है, लेकिन एक बार फिर जेजे के लोग झिंगूर चाचा को रास्ते में ही रोक लेते हैं, जिसने पहले से जेजे को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्सन ने एक दूसरी गाड़ी से उन सारे अखबारों को लोगों तक पहुंचा दिया था। एक अखबार जेजे तक भी पहुंच चुका था और उसकी पत्नी उस आर्टिकल को पढ़ लेती है। अगले दिन जब मंदिर के बाहर जेजे एक लड़की को हाथ लगाता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि आज उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। विराज जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, वो जेजे के पास आई और कहती है कि अगली बार किसी लड़की के अंगूठे को दबाने से पहले वो 100 बार सोच ले, कहीं लोग उसके पैर के अंगूठों को पूजना बंद ना कर दे। उसे मिटाने के लिए एक कार्सन ही काफी है। गिरधर जेजे को बताता है कि उस आर्टिकल की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। भेंटें और सौगातें आनी कम हो गई हैं। अब कार्सन दास को अपने गंदे कांडों को उजागर करने से रोकने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगा। कार्सन दास के खिलाफ उसके पास एक मात्र शक्ति मानहानि का मुकदमा दायर करना है। वहीं कार्सन के पास जेजे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। कोई भी अपनी बहू बेटियों को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं भेजेगा। तभी कुछ लोग आते हैं जो कि जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गए थे। अब जेजे ने जिस तरह से कार्सन के ऊपर मानहानि का केस किया है और 50,000 रुपए की मांग की है, उसे ऐसा लग रहा था कि अब कार्सन उससे माफी मांगने आया है। गिरधर सोने के लोटे से कार्सन को जेजे के पैर धोने को कहता है, लेकिन कार्सन जेजे के पैर धोने के बजाय पंडित जी के पैरों को धोने लगा और जेजे से कोर्ट में मिलने को कहकर चला जाता है। अब जेजे किसी भी हाल में कार्सन दास को झुकाना चाहता था। कार्सन को पता चला कि जो लोग जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाले थे वो भाग गए हैं, क्योंकि उनकी बिरादरी उनके खिलाफ हो गई थी। जेजे ने कार्सन की उस प्रेस को भी जला डाला जहां वो पहले काम किया करता था। कार्सन विराज से कहता है कि जिनके लिए वो लड़ रहा है वही दुश्मन बने बैठे हैं, फिर वो किसके लिए लड़े। यहाँ विराज बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब उसे भी चरण सेवा करने भेजा गया था, लेकिन उस उम्र में भी उसे समझ आ रहा था कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो गंदा है और वो चाहती है कि कोई भी लड़की किशोरी ना बने। ये कार्सन की जिम्मेदारी है। तभी कार्सन से मिलने जेजे की पत्नी आती है और उसे एक एड्रेस देते हुए कहती है कि जो मदद चाहिए वो तुम्हें इस एड्रेस पर मिल जाएगी। अगले दिन कार्सन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां श्याम जी अपनी प्रेग्नेंट बहन लीलावती के साथ रहता था। श्याम जी बताता है कि उस रात जेजे की पत्नी ने उनकी मदद की थी। जेजे ने जो उसे धतूरे का लड्डू खिलाया था उसे उल्टे के द्वारा निकाल दिया गया था और अब ये लोग गवाही देना चाहते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए कार्सन उन्हें एक महफूज जगह पर छिपने के लिए कहता है जब तक कोर्ट की तारीख नहीं आ जाती। कार्सन केस की तैयारी में जुट गया और जेजे भक्तों को उल्लू बनाने में। कुछ दिन बाद जेजे कार्सन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे एक आखिरी मौका देना चाहता है और माफी मांगने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे माफ कर देगा और मानहानि का केस भी वापस ले लेगा, लेकिन कार्सन ने मना कर दिया।
तभी श्याम जी की बहन लीलावती वहाँ आती है। उसे वहाँ देख कार्सन चौंक गया। जेजे बताता है कि लीलावती की शादी उसने गिरधर से कल रात ही करवा दी है और श्याम जी को मरवा दिया है। अब कार्सन के पास जेजे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचा। जेजे उसे 50,000 चुकाने के बाद कोर्ट में माफी मांगने की बात कहकर चला गया। जिसके बाद हम जेजे को एक बड़े से रथ में सवार कोर्ट आते हुए देखते हैं और लोग उसके सम्मान में नीचे लेट गए। जेजे उनकी हथेली में अपने पैर रखकर कोर्ट में दाखिल होता है। दरअसल वो कार्सन को अपनी पावर दिखाना चाहता था। अब कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, जहां पर कार्सन का वकील जेजे को कटघरे में बुलाना चाहता है। जेजे जो अपना पर्सनल सिंहासन लेकर आया है, कहता है कि वो किसी के पास नहीं जाता बल्कि लोग उसके पास आते हैं, इसीलिए वो यहीं बैठकर सारे जवाब देगा। वो कहीं नहीं भागा जा रहा। अब जज साहब भी कुछ नहीं कह पाते। कार्सन का वकील यहाँ पर जेजे को बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या केस है। वो बताता है कि चरण सेवा के नाम पर वो लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है। जेजे कहता है कि ये तो एक प्रथा है जो कई सालों से चली आ रही है और वो इस प्रथा को बस आगे बढ़ा रहा है। जिसके बाद वकील एक गवाह बुलाता है जो जेजे का डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने जेजे का भी इलाज किया था। वो बताता है कि जेजे के नाम की पर्ची लेकर बहुत सी लड़कियां उसके पास अबॉर्शन के लिए भेजी गई थी, लेकिन उसने उन लड़कियों को वापस भेज दिया। वो ये भी बताता है कि जेजे को चांदी का रोग है, जो कि एक प्रकार का गुप्त रोग था जिसे सिफिलिस के नाम से भी जाना जाता है और ये रोग अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने से होता है। डॉक्टर ने इसके लिए मना भी किया था, लेकिन जेजे अपनी ठरक कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर जेजे कहता है कि शायद उसके डॉक्टर थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। उसे चांदी का रोग नहीं बल्कि चांदा का रोग हुआ था। शायद डॉक्टर साहब को सुनने में गलती हो गई थी। वो बताता है कि पिछले महीने वो तिलिंगा गया था। वहाँ कुछ मसालेदार खाने की वजह से उसके शरीर पर दाने निकल आए थे और उन्हें ही चांदा यानी बॉइल्स कहा जाता है। उसने चांदा कहा, डॉक्टर ने चांदी सुना, अर्थ का अनर्थ कर दिया। जेजे का वकील डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई रिपोर्ट है कि जेजे को चांदी का रोग है। डॉक्टर के पास कोई भी सबूत नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो वो जेजे का किसी दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवा ले। कार्सन का वकील जेजे का मेडिकल टेस्ट करवाने की बात करता है। जेजे के वकील को इसमें आपत्ति थी, लेकिन जजेस मेडिकल टेस्ट को मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद गिरधर को कटघरे में बुलाया गया और पूछा जाता है कि कल रात अचानक से उसकी शादी हो गई। गिरधर अब वही बोलता है जो उसे रटाया गया था कि लीलावती से उसकी शादी 8 महीने पहले हुई थी और उसके पेट में उसी का बच्चा है। अब बार बार ये रिपीट करने की वजह से वकील पूछता है कि वो बार बार ये क्यों बोल रहा है कि लीलावती के पेट में उसी का बच्चा है, उसे कोई शक है क्या। वकील बताता है कि लीलावती का रेप किया गया था। उसका अबॉर्शन करवाने के लिए धतूरे के बीज वाले लड्डू खिलाए गए थे और वो जेजे की जूठन है जिसे गिरधर प्रसाद समझ रहा है। वकील जेजे पर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और गवाहों के साथ छेड़खानी का केस करने को कहता है। सिकंजा कसता देख जेजे कहता है कि बाहर जितनी पब्लिक है उससे ज्यादा पब्लिक सड़क पर है और अगर वो उन्हें एक इशारा कर दे तो यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जजेस भी समझ गए थे कि जेजे उन्हें धमकी दे रहा है। अब कार्सन को कटघरे में बुलाया जाता है और वो अपना मुद्दा रखता है और कहता है कि जितनी गलती जेजे की है उससे कहीं ज्यादा हमारी है। हमने जेजे को कभी रोका ही नहीं। भगवान तक बात पहुंचाने के लिए हमें इन जैसे धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है। भगवान तक हमारी बात अपने आप पहुंच जाती है। उसने इस बीच अपने धर्म से संबंधित काफी ग्रंथ पढ़े थे, जिन्हें पढ़ने के बाद उसकी अपने धर्म के प्रति आस्था और भी बढ़ गई है। एक श्लोक बोलते हुए कार्सन उसका अर्थ बताता है कि हम अपना तन, मन, धन, जीवन सब कृष्ण को अर्पण करते हैं। वो जेजे से पूछता है कि हवेली में इस श्लोक का क्या अर्थ सिखाया जाता है, जिस पर जेजे बताता है कि जिस स्त्री से विवाह हुआ हो उसे छूने से पहले महाराज को सौंपना। कार्सन कहता है कि इतने सारे शब्दों में से महाराज ने केवल एक ही शब्द पकड़ा, वो है तन। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि पत्नी को पहले महाराज छुएंगे और फिर पति। हमारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उन्हें ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ना कि ट्रांसक्रिएट। अब जेजे कहता है कि जमाने के साथ साथ बदले हुए अर्थ को समझाने की जिम्मेदारी हम महाराजाओं की होती है। कार्सन पूछता है कि कौन देता है उन्हें ये हक। जेजे कहता है भक्त देते हैं उसे ये अधिकार। औरतें खुद सामने से चलकर आती हैं उसके पास। कार्सन कहता है वो तो अनपढ़ है, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो। तुम मना कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। जहाँ सत्ता होती है वहाँ शोषण होता है। ये महाराज जाएंगे तो नए महाराज आएंगे, नए नियम बनाएंगे, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये महाराज ऐसा करते आए हैं क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया है।
हम अपनी बहू बेटियों को घूंघट से बाहर नहीं आने देते। क्या मजाल है कि कोई उनसे चरण सेवा करवा ले और लोगों को दिखाए जो चरण सेवा लेते हैं वो विकृत हैं। स्वर्ग का टिकट उन्हें कोई जे या कोई सेवा नहीं दे सकती। वहाँ तक हमें बस हमारे कर्म पहुँचाएंगे। लास्ट में कार्सन कहता है कि उसे इस मुकदमे से एक सबक जरूर मिला है कि सच तभी बोलो जब सबूत हो, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है और जेल के अंदर भी वो सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा। और अब जब उसे जेल हो सकती है, उसकी विधवा भाभी गवाही देने के लिए तैयार थी, उसका साथ देना चाहती है और देखते ही देखते काफी औरतें सामने आई। इन सारी औरतों ने जेजे के लिए चरण सेवा की थी। जेजे को गिल्टी पाया जाता है। कोर्ट से बाहर आकर जेजे को लगा कि लोग अभी भी उसके लिए हथेली बिछाए लेटे होंगे, लेकिन इस बार लोग उसके दर्शन के लिए नहीं, उससे सवाल पूछने के लिए खड़े थे। 7 दिनों के दौरान 32 गवाह आगे आते हैं और गवाही देते हैं। नतीजन बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ने कार्सन दास के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज कर दिया और जेजे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। 22 अप्रैल 1862 को कार्सन दास मुलजी के पक्ष में निर्णय के साथ ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है।